गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सरवण कुमार तेजा और आज सियासत एक्ट एंड रूल की एक नई क्लास सेक्शन 3 को आज हम कवर करेंगे। यदि आपको किसी पॉइंट पे ऐसा लगता है कि मैं उसको सही से नहीं समझा पाया या आप नहीं समझ पाए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं उस पर डेफिनेटली कोशिश करूंगा। यदि वो शॉर्ट में कवर होती है तो मैं शॉर्ट बनाऊंगा, अगर वो वीडियो में कवर होती है तो मैं उसके लिए फिर पूरी क्लास बनाऊंगा, है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट। फॉर्मेशन ऑफ द सियासत, मतलब सियासत का गठन। क्या कह रहा है ये? द सेंट्रल गवर्नमेंट विल बी स्टैब्लिश एंड मेंटेन एन आर्म्ड फोर्स कॉल्ड सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीएसएफ। कि भैया केंद्र सरकार एक फौज बनाएगी, आर्म्ड फोर्स बनाएगी, जिसका रख रखाव भी वही रखेगी, और उसका नाम क्या होगा? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। ये क्या है? मेंटेन, मतलब कि भैया जो केंद्र सरकार है वही उसका रख रखाव रखेगी। लेकिन यहाँ पे जब हम प्रैक्टिकली जाते हैं तो एक समस्या पैदा होती है। किसके साथ? जिसको हम अपनी बोलचाल भाषा में मैनेजमेंट बोलते हैं। मैनेजमेंट कोई सिंगल व्यक्ति तो नहीं है। मैनेजमेंट को ये लगता है, ये मैनेजमेंट चूंकि ये सिंगल व्यक्ति तो नहीं है बट सभी एम्प्लॉय से मिलकर बनता है मैनेजमेंट। उनको क्या लगता है, उनके एम्प्लॉय को, कि जो सीएसएफ है ना, सीएसएफ हमारे अंतर्गत काम कर रही है और हम इसको सैलरी पे कर रहे हैं। अब इससे हमारा तो वैसे कुछ बिगड़ता नहीं है, पर यहाँ पे क्या इशू आ जाता है, थोड़ा सा एटीट्यूड में थोड़ा फर्क आ जाता है। अब अगर अच्छा, हमारे सुपरवाइजरी ऑफिसर भी वैसे ही हो जाते हैं। कैसे? कई बार हम सुपरवाइजरी ऑफिसर को गलत समझने लगते हैं कि नहीं यार, ये भी हमें सपोर्ट नहीं कर रहा, ये भी उन्हीं का फेवर कर रहा है मैनेजमेंट। अब इसके पीछे क्या रीजन है कि मान लो मुझे कोई ड्यूटी अपनी परफॉर्म करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी सामान की वजह से। मान लो प्रिंटर ही मेरे पास नहीं है और मुझे लगता है कि यार इसकी वजह से मुझे रोजाना फेस करना पड़ता है, तो मैं किसको बताऊंगा? सुपरवाइजरी ऑफिसर को। सुपरवाइजरी किससे कांटेक्ट करेगा? मैनेजमेंट से। मैनेजमेंट अगर उसको थोड़ा सा वो डिसिप्लिन के साथ बोलेगा सुपरवाइजरी ऑफिसर, तो क्या कहेगा कि सर आपको भी एसी अलाउड नहीं है, मैं वो भी हटवा दूंगा आपकी गाड़ी से। तो कारण क्या है कि सुपरवाइजरी ऑफिसर को भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है अपनी ईगो के साथ। अब जब कोई सुपरवाइजरी ऑफिसर अपनी ईगो के साथ कॉम्प्रोमाइज करेगा अपनी तो फिर नीचे जो सबॉर्डिनेट्स हैं उसके, उनको भी कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। समझ में? गवर्नमेंट कर सकती थी, जब वो सैलरी दे रही है हमें। अच्छा, उनको भी, मैनेजमेंट को ये भी लगता है, मैनेजमेंट के जो वर्कर एम्प्लॉय सॉरी जो एम्प्लॉय है उनको ये भी लगता है कि सैलरी भी हम ही दे रहे हैं। लेकिन क्या है कि जिस तरीके के हमारा सैलरी का पैटर्न है वो उस तरीके से हमारी बाकी वस्तु जो भी हमारा जो सामान है जरूरत का अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए, वो भी हमें क्वार्टर मास्टर के माध्यम से मिल सकता था, जो मैनेजमेंट के माध्यम से मिल रहा है। खैर, ये अलग पार्ट है। द पर्पज ऑफ दिस फोर्स इज द इंश्योर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। इसका पर्पज क्या है फोर्स का? इंश्योर द सेफ्टी और सिक्योरिटी, उसको सुनिश्चित करना। किसको? सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। ये हम आपको पिछली क्लास में वैसे तो एक बार बता चुके हैं, लेकिन मैं फिर एक बार बता देता हूं कि सेफ्टी एक सक्रिय है और प्रोटेक्शन, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन, कि भैया जो सेफ्टी है वो सक्रिय है और प्रोटेक्शन उसका रिएक्शन है। मतलब हम, जैसे कि हम अपने पीटीएल के माध्यम से क्यूआरटी पैटर्न में या जो भी हम चेकिंग जाते हैं, अपने वॉच टावर पे हम ड्यूटी करते हैं, अपनी गेट पे हम ड्यूटी करते हैं, हम बाउंड्री वॉल बनवाते हैं, हम सीसीटीवी करवाते हैं, सीसीटीवी लगवाते हैं, तो वो क्या है, एक तरीके से वो हम सेफ्टी कर रहे हैं, सिक्योरिटी कर रहे हैं। लेकिन हम अपनी सेफ्टी को भी प्रोटेक्ट करते हैं कि जो हम सेफ्टी कर रहे हैं उसको कोई ब्रेक ना कर दे। उसी के लिए हमें सारी वेपन ट्रेनिंग और ये सब चीज़ें, हमें फिजिकली फिट रखा जाता है, हमें अपडेट रखा जाता है उन चीज़ों से लड़ने के लिए, कि या उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। मान लो कि भाई, मैंने पहले भी एक एग्जांपल दिया था कि हम, हमारा वॉच टावर है, वॉच टावर से हम सिक्योरिटी कर रहे हैं, सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन यदि उसको वॉल को भी तोड़ के और उसको भी चैलेंज करता है तो फिर हमें
सरकार ने हथियार भी दे रखे हैं ना, वो किस लिए, वो रिएक्शन के लिए। तो वो जो रिएक्शन है वो प्रोटेक्शन में आ जाता है। समझ में आया? ये आप मेरी पिछली क्लास भी देख सकते हैं। तो इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, जॉइंट वेंचर, प्राइवेट एंड इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस, ये हम ऑलरेडी पहले क्लास में पढ़ चुके हैं। अब देखो मैंने जैसे पहले बताया था कि ये फिर टर्म्स है ओनली, इसलिए हम अब तक जो भी हमने क्लास ली वो किस पे ली, हमने टर्म्स पे ली। जैसे जॉइंट वेंचर किसे बोलते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं भैया, जहाँ पे एक हिस्सा प्राइवेट का हो और एक सरकारी का हो, उसको हम जॉइंट वेंचर बोलते हैं। जो प्राइवेट है वो तो फिर प्राइवेट ही है, जिसमें मालिकाना हक या कंट्रोल या प्रबंधन, नियंत्रण जिसका सब कुछ प्राइवेट व्यक्ति का रहता है या किसी ऑर्गेनाइजेशन का रहता है, उसको हम प्राइवेट इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस बोलते हैं। फिर एक गवर्नमेंट होता है, गवर्नमेंट में जिसको कंट्रोल या उसका प्रबंधन या उसका नियंत्रण कौन करती है, गवर्नमेंट करती है, तो उसको हम गवर्नमेंट वेंचर भी बोल सकते हैं, या फिर उसको पब्लिक सेक्टर की उद्योग बोल सकते हैं। द सीआईएसएफ कैन आल्सो द सीआईएसएफ कैन आल्सो बी असाइंड अदर ड्यूटीज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये क्या कह रही है, वैसे तो हमारा क्या नाम है, क्या ड्यूटी है हमारी, जैसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, किसका मतलब ये है कि भाई हम उद्योगों की सुरक्षा करेंगे, लेकिन यदि गवर्नमेंट चाहे तो हम कोई और ड्यूटी भी कर सकते हैं जो से जैसा वो चाहे। जैसे कि हम इलेक्शन ड्यूटी जाते हैं, जैसे हम दिल्ली 26 जनवरी में वहाँ पे आईएएस ड्यूटी करते हैं। तो जो भी गवर्नमेंट को लगे कि जो भी हमें गवर्नमेंट ड्यूटी दे वो हमें परफॉर्म करनी पड़ेगी, या इसके अलावा जो भी औद्योगिक जो हम सुरक्षा कर रहे हैं उसके अलावा जो भी गवर्नमेंट हमें असाइन करेगी वो हमें ड्यूटी करनी पड़ेगी, और वो कर सकती है ऐसा। ओके, कॉम्पोजिशन ऑफ द फोर्स, ये क्या है, उसमें कौन कौन होंगे हमारी फोर्स में। द सीआईएसएफ विल बी मेड अप टू सुपरवाइजरी ऑफिसर, एक इसमें सुपरवाइजरी ऑफिसर होंगे, सुपरवाइजरी ऑफिसर, फिर सुबॉर्डिनेट ऑफिसर्स होंगे। सुपरवाइजरी ऑफिसर्स कौन होंगे, हमने पिछली क्लास में ही पढ़ा भैया, जो केंद्र सरकार के द्वारा इस अधिनियम के तहत नियुक्त किए जाएंगे उसको सुपरवाइजरी ऑफिसर बोलेंगे, और वो सीआईएसएफ के सभी मामलों को देखेंगे। सुबॉर्डिनेट ऑफिसर्स कौन होते हैं, मतलब अधीनस्थ अधिकारी, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। तो इसमें ये 3 रैंक हो गई। उसके बाद आते हैं अंडर ऑफिसर, अंडर ऑफिसर में आएंगे हमारे कौन, हेड कांस्टेबल, जैसा हमने पिछली क्लास में पढ़ा, एंड अदर मेंबर ऑफ द फोर्स। अदर मेंबर ऑफ द फोर्स कौन, जो कांस्टेबल से नीचे, कांस्टेबल से जो भी नीचे रहेंगे उसको हम, सॉरी हेड कांस्टेबल से जो नीचे की रैंक है वो अदर रैंक में आ जाएगा, जिसमें कांस्टेबल और ये फिर हमारे बार्बर वगैरह आ जाते हैं, वॉशरमैन वगैरह। द स्ट्रक्चर नंबर ऑफ द पर्सन पे एंड बेनिफिट्स विल बी स्पेसिफाइड बाय द रूल ऑफ द एक्ट। अधिनियम के नियमों में ये सब चीजें क्या होगी, परिभाषित होगी या निर्देश स्पेसिफाइड होगी। द स्ट्रक्चर नंबर ऑफ द पर्सनल पे एंड बेनिफिट्स उसके क्या है, विल बी स्पेसिफाइड बाय द रूल्स ऑफ द एक्ट। अधिनियम के नियमों में सब कुछ हमारे, हमें सैलरी कितनी मिलेगी, हमारी सैलरी कितनी मिलेगी, हमें बाकी कौन कौन से बेनिफिट मिलेंगे, तो वो क्या है, सारे स्पेसिफाइड है। वो ऐसा नहीं कि चलो भाई इसको 50,000 दे दो, ये थोड़ा इसका एटीट्यूड खराब है, इसको 500 रुपये कम दे दो, तो ऐसा नहीं चलेगा है। तो ये सारी स्पेसिफाइड है हमारे जो भी बेनिफिट्स और जो भत्ते जितने भी है। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में फिर इसको आगे कवर करेंगे।